मान लीजिए आपने दो लोगों को कुछ बात करते हुए सुना, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो या किसी दो लोगों की बातें सुनी, और उसमें आपको कोई भी चीज़, कोई घटना होने का डाउट हुआ और आपने जाकर के किसी थर्ड पर्सन को ये बात बताई। तो आपने जो बात बताई, क्या वो एक एविडेंस माना जाएगा या फिर वो एक फैक्ट माना जाएगा? ऐसे क्वेरीज और क्वेश्चंस बहुत आते हैं मन में जब एलएलबी या लॉ की क्लासेस करते हैं, और खासकर जब हम सेमेस्टर्स एग्जाम की तैयारी करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और अभी चल रही है इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 की क्लासेस, जिसमें आज मैं आपको क्वेश्चन का आंसर फॉर्मेट कराने वाली हूं, जिसमें केसेस होंगे, यानी कि वाद होंगे, उदाहरण होंगे, दृष्टांत होंगे, और साथ ही साथ इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 में जो धाराओं के थ्रू क्वेश्चंस को समझाएगा वो सब होगा। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट ये होगा कि ये सारा क्वेश्चन जो है वो मैं आपको अपनी भाषा में एक्सप्लेन करूंगी और एक स्ट्रक्चर तैयार करूंगा। तो ये जो आज का क्वेश्चन है वो है तथ्य के बारे में, यानी फैक्ट्स के बारे में, कि फैक्ट्स कितने प्रकार के होते हैं, कब कोई तथ्य जो है वो सुसंगत तथ्य माना जाता है और कब वो विवादित तथ्य होता है। इसके साथ साथ तथ्यों को प्रूफ करने के लिए, साबित करने के लिए स्वीकृति की जरूरत होती है, यानी कि एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है। ये सब कहाँ कहाँ इंडियन एविडेंस एक्ट की धाराओं में दिया गया और क्या क्या वाद है जो बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। अगर आप वो वाद लिख देते हैं अपने आंसर में तो आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इसलिए क्लास को बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। मेरी कोशिश सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि 15 मिनट में मैं आपको एक क्वेश्चन का पूरा आंसर फॉर्मेट तैयार करा दूं और अपनी लैंग्वेज में उस क्वेश्चन और उन टर्मोलॉजी को डिफाइन कर दूं, ताकि आपको आंसर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए, और साथ ही साथ लेटेस्ट केस से भी अपडेट कर दूं, ताकि आप जब क्वेश्चन का आंसर लास्ट करें ना, मूल्यांकन या निष्कर्ष, वो लेटेस्ट अपडेट के साथ हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए, तो सबसे पहले हम चलते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2(1)(च) में। पहले मैं आपको जो धारा की भाषा है उसमें समझाऊंगी, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगी। अब धारा 2(1)(च) कहता है कि कोई वस्तु की अवस्था जिसका संबंध इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, वो क्या कहलाएगा? तथ्य कहलाएगा। अब यहाँ जो इंद्रियां हैं इसमें इंक्लूड होता है जो आपने कोई ऐसी चीजें जो अपने आंख से देखी है, अपने कान से सुनी है, किसी के मुंह से बोलते हुए सुना है, ये सब क्या है? इंद्रियां हैं। तो ये क्या है? कोई भी ऐसी अवस्था है जिसमें आपकी इंद्रियों ने उस चीज को महसूस किया है और आपने किसी और को जाकर के बताया, वो क्या हो गया? वो तथ्य हो गया। कोई ऐसा सामान आपने देखा जिससे आपको डाउट हुआ कि कोई घटना घट सकती है, कोई ऐसी वस्तु देख ली है किसी के पास, मान लीजिए कोई फल काटने वाला चाकू की जगह कोई बड़ा सा चाकू ले, और आपके मन में ये डाउट हुआ क्योंकि आपने आंखों से देखा कि वो चाकू फल काटने वाला है नहीं। तो ऐसी कोई वस्तु दिख रही है जिससे आपको कोई घटना होने का चांसेस लग रहा है, तो वो आपने किसी को बताया, तो वो क्या है? एक फैक्ट है, एक तथ्य है। और मानसिक दशा जिसका बोध किसी व्यक्ति को, किसी की दिमागी हालत ऐसी, किसी की मानसिक दशा जिसके बारे में उसको पता है, तो वो क्या है? एक फैक्ट है। तो बेसिकली धारा 2(1)(च) जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट में तथ्य क्या होते हैं, फैक्ट क्या होते हैं, वो बताता है। क्योंकि पिछली क्लास में हमने पढ़ा एविडेंस या साक्ष्य क्या होते हैं। तो कोई भी तथ्य जो वो साक्ष्य नहीं हो सकता कि आपने जो भी बोल दिया वो एक एविडेंस माना जाएगा। उसके पीछे एक पूरी कहानी होती है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कुछ देखा या सुना, तो वो क्या है? एक फैक्ट है। वो अभी एविडेंस नहीं है, उसने सिर्फ देखा है या सुना है। जैसे पति पत्नी को बात करते हुए सुना है, या कोई वकील है और मौकिल है, उसके बीच में बात हो रही है, उसने सुना है, तो उसने ये बात किसी को बताई, वो एक फैक्ट की तरह है। किसी ने कोई शब्द कहा, किसी ने आपको कोई राय दी किसी घटना के बारे में, तो वो भी एविडेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने आपको एक राय दी, उसने एक शब्द का इस्तेमाल किया है कि हो सकता है फलाना ने आत्महत्या की, उसने अपनी एक राय दी। ये कोई तथ्य नहीं है कि उसने बोल दिया इसका मतलब कि आत्महत्या ही की होगी, ये एक एविडेंस माना जाए। ठीक है, तो बेसिक आपको क्या समझ में आ गया? फैक्ट क्या होता है? जो आपकी इंद्रियों से जुड़ा होता है, जो किसी ने अपनी इंद्रियों के द्वारा उसको महसूस किया हो, देखा हो, चाहे वस्तु हो, चाहे कोई अवस्था हो, कुछ भी हो, और मानसिक दशा से रिलेटेड हो। ये धारा की परिभाषा है। इसमें आप एक ये उदाहरण दे सकते हैं। अब हम चलते हैं तथ्य के प्रकार कितने होते हैं। तो बेसिक जो होते हैं तथ्य के प्रकार वो दो होते हैं। पहला होता है विवाद्यक तथ्य। ये कहाँ दिया हुआ है पहले ये मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बिना तो मार्क्स जो है वो आधे अधूरे मिलेंगे, इसलिए इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो ये भी धारा 1(6) में, तथ्य की परिभाषा, और 6 में विवादक तथ्य डिफाइन किया गया। और दूसरे टाइप का तथ्य वो होता है सुसंगत तथ्य, जो दिया गया है 2(1)(ट) में। तो 6 और ट किसके बारे में है? तथ्य के बारे में है। अब इन दोनों तथ्यों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं विवादक तथ्य के बारे में। विवादक तथ्य क्या होते हैं?
तो नॉर्मली जो विवादक तथ्य होते हैं उन्हें कहा जाता है जिनमें पक्षकार के अधिकार और दायित्व के बारे में विधिक अनुमान लगाया जाता है। कोई भी ऐसा तथ्य है जिसके बारे में अनुमान लगाया जा रहा है, मतलब जो विवाद का विषय है, लग रहा है कि इसी के कारण विवाद हुआ, इसी के कारण अपराध हुआ है, लेकिन अभी वो जांच होगी, वो जांच का विषय है, उस पर कार्रवाई होगी, पूरी जांच की जाएगी, चाहे वो दीवानी मामला हो या आपराधिक मामला हो। और जांच होने के बाद भी अगर दूसरा पक्ष इनकार कर देता है कि नहीं नहीं ये गलत है, तो फिर से तथ्यों की जांच होगी जब तक दोनों पक्ष इसको स्वीकार ना कर लें। अगर अभियुक्त भी इनकार कर दे तो वो तथ्य ही रहेगा, वो एविडेंस नहीं माना जाएगा। इसलिए ये क्या होते हैं, विवादक तथ्य एक प्रक्रिया होती है। ये कहाँ दिया गया, 216 में दिया गया। अब इसमें एक उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए और एक व्यक्ति है, उसने बिना वसीयत किए वो मर जाता है। अब जो दूसरा व्यक्ति है प, उसकी संपत्ति पे काबिज होता है कि अब तो ये संपत्ति अ की मेरी है। अब तीसरा व्यक्ति एक द, वो द जो है ना वो प के विरुद्ध उसे बेदखल करते हुए एक वाद दायर कर देता है और वो अपने आप को अ की बहन और उसका एकमात्र उत्तराधिकारी बताती है। बोलती है कि मैं ही अ की बहन हूँ और मैं ही एकमात्र उत्तराधिकारी हूँ। तो ये प कहाँ से आ गया, पर प अपने आप को अ की एकमात्र पुत्री बतलाती है और बोलती है कि संपत्ति पे कब्जा उसका होगा, मतलब एक बहन और एक बेटी है और अ तो मर चुका है। अब इस मामले में जो ब है, एक चौथा व्यक्ति, उसने अपने वाद पत्र में कहा कि ये कि वह अ की बहन है और अ ही एकमात्र उत्तराधिकारी है, और प अपनी जवाबदेही में फिर कुछ तथ्य दे। फिर प ने अपनी जवाबदेही में तथ्य दी। इसमें आरोप प्रत्यारोपण हुआ, तो सबने क्या किए, तथ्य दिए। तथ्य की कंटिन्यूटी चलती गई, तो ये सारे तथ्य क्या हो गए, विवादक तथ्य हो गए, क्योंकि अभी इसकी कोई जांच हुई नहीं है कि वास्तविक उत्तराधिकारी कौन है। जब तक जांच नहीं होगी वो सारे तथ्य क्या है, विवादक तथ्य हैं। तो इसमें एक वाद भी आप लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई वाद होगा तो यहाँ पे एंट्री कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है, अभियोजन जो है आरोप लगाता है और अभियुक्त जो है आरोप से इनकार करते जाता है, तो क्रमवार रूप से ऐसे तथ्यों की एंट्री बढ़ती जाती है। तो बेसिकली पक्षकार और आरोपित दोनों एक दूसरे के तथ्यों को जब तक इनकार करते रहेंगे तब तक विवादक तथ्य की एंट्री होती रहेगी। अब दूसरा आता है सुसंगत तथ्य, जो कि है धारा 2(1) में। अब सुसंगत तथ्य क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो सुसंगत तथ्य जो जिसको बोलते हैं रिलेवेंट फैक्ट, इंग्लिश में सुनते ही ना बड़ा अच्छा सा लगने लगता है कि हाँ मुझे तो समझ में आ रहा है रिलेवेंट फैक्ट क्या होता है, क्योंकि रिलेवेंट का मतलब ही समझ में आ गया। तो ये जो तथ्य होता है, एक तथ्य दूसरे तथ्य से जुड़े होते हैं। मान लीजिए आपने ये बोला कि आपको लगता है कि फलाना व्यक्ति ने आत्महत्या की है, उससे रिलेटेड आपने तथ्य दे दिया कि उसके चेहरे पे इतनी चोट है, उसकी पैर की हड्डी टूटी है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का केस ही लीजिए। यानी एक तथ्य जो वो दूसरे तथ्य से रिलेवेंट है, लिंक्ड है, अलग अलग नहीं है, तो भी तत्वों का अस्तित्व पता चलता है। तो वो सुसंगत तथ्य किसी अधिकार या दायित्व का आवश्यक तत्व नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये पॉइंट है। मतलब दूसरे शब्दों में कहें कि एक शब्द दूसरे तथ्य से सुसंगत तब कहा जाएगा जब दोनों साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 से 50 तक की धाराओं में दिए गए जो भी प्रावधान है उससे संबंधित हो, तभी वो सुसंगत तथ्य माने जाएंगे। इसमें जो स्टीफन है उनकी परिभाषा भी आप ऐड कर सकते हैं। स्टीफन जी कहते हैं कि यदि दो तथ्य आपस में कारण और प्रभाव के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो वो सुसंगत है। मतलब अगर कोई कारण बताया जा रहा है कि आत्महत्या हुई और उसका कारण यह है कि इसके पैर में चोट लगी है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वो सुसंगत तथ्य है। और अगर एक दूसरे से संबंधित नहीं है तो वो सुसंगत तत्व नहीं है, तो फिर वो क्या हो जाएंगे, विवादक तत्व हो जाएंगे। यानी कि बेसिकली इसमें तथ्यों का एक दूसरे से संबंध होना जरूरी है, जुड़े रहना जरूरी है। इसमें आप स्टीफन की परिभाषा लिख सकते हैं। इसके बाद आइए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में। अब ये जो धारा 3 है वो कहती है कि तथ्यों की सुसंगतता का प्रावधान दिया गया इसमें धारा 3 में, और धारा 4 से 50 तक जो मैंने ऊपर मेंशन किया वो बहुत लंबी लिस्ट है, उसमें से आपको सिलेक्टिव चीजें लिखनी है। इसमें उन तथ्यों का क्रमवार उल्लेख किया गया जो सुसंगत माने जाते हैं। तो ये क्रमवार क्या है, अगर आप पूरा क्रम करिएगा तो बहुत लंबा आंसर हो जाएगा और पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, तो आपको बस कुछ मैं मेन चीजें अभी आगे बताऊंगी। अब आपको बेसिक अंतर समझना है कि विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य में अंतर क्या है। तो बेसिकली सुसंगत तथ्य यानी रिलेवेंट फैक्ट जो होते हैं ऐसे तथ्य होते हैं जिनके आधार पर तथ्यों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जाता है, यानी एक तथ्य दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जबकि विवादक तथ्य ऐसे होते हैं जिस पर वाद का निर्णय आधारित होता है, लेकिन वो क्या होता है, एक ने दिया फिर दूसरे ने दूसरा दिया, क्रॉस पॉइंट में चलता रहता है, कंटिन्यूटी इसमें ज्यादा होती है। और सुसंगत तथ्य एक बार आ गया तो केस का निर्णय दिया जा सकता है। सुसंगत तथ्य किसी अधिकार या दायित्व का आवश्यक तत्व नहीं होता है, जबकि विवादक तथ्य अधिकार और दायित्व का तत्व होता है, मतलब दोनों पक्ष का अधिकार और दायित्व से जुड़ा होता है।
सुसंगत और विवादक तत्व को साबित करने के साधन कहलाते हैं। सुसंगत तथ्य जो है विवादक तत्व को साबित करने का एक स्टेप है। लगातार मान लीजिए विवादक तथ्य चल रहा है, वो साबित कब होगा? जब तक कोई इससे रिलेटेड एक सुसंगत तथ्य नहीं दे दिया जाएगा। और विवादक तथ्य प्रमुख तथ्य कहलाते हैं और किसी विधिक कार्रवाई में ये बेसिक रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। जब तक विवादक तथ्यों का क्रम नहीं आएगा तो तब तक एविडेंस का निर्माण नहीं होगा। जब तक ये कंटिन्यूटी के साथ नहीं चलेगा, एविडेंस कैसे बनेगा? कोई तथ्य आएगा तभी तो उसको प्रूफ करने के लिए कोई एविडेंस आएगा ना। तो बिना इस रीढ़ की हड्डी के भारतीय साक्ष्य अधिनियम में न्यायालय कोई भी निर्णय नहीं दे सकती है। अब कुछ चीजें आपको मैं डिटेल में समझाती हूँ, लेकिन उससे पहले एक वाद भी लिख लीजिएगा। राम बिहारी यादव बना बिहार राज्य। इसमें कहा गया कि जरूरी नहीं है जो तथ्य सुसंगत हो वो गाहे भी हो। जैसे पति पत्नी के बीच में कोई बात हो रही है, वो सुसंगत है, पर वो साक्ष्य के रूप में गाहे नहीं माना जाएगा, माना नहीं जाएगा कि वो साक्ष्य है। हाँ, अगर उन दोनों की बात की रिकॉर्डिंग की गई है तब वो साक्ष्य के रूप में होगा। लेकिन पति पत्नी के बीच की बात हो, वकील और मौकिल के बीच की बात हो, तो वो सुसंगत तथ्य नहीं होगा, इसलिए साक्ष्य के रूप में नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो गाह ही नहीं है। अब यहाँ पे वेस्ट ने कहा है कि सुसंगति और गाह्यता दोनों एक ही बात नहीं। बहुत सारे लोग सुसंगति और गाह्यता को एक ही तरह से ले लेते हैं, जबकि दोनों अलग है। गाह्यता होती है ग्रहण करने योग्य है या नहीं है वो तथ्य, और सुसंगत होता है कि एक तथ्य का दूसरे तथ्य से संबंध है, तभी वो सुसंगत कहा गया है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया। और धारा 141 में इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया, सुसंगत और गाह्यता का भी। यहाँ पे वकील और मौकिल की बात वाला एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। अब चलते हैं धारा 4 से 50। ये जो सुसंगति का अर्थ इसमें दिया गया है, सुसंगति का अर्थ होता है संबंध से होता है, और संबंध में इस धारा में है कि एक तथ्य का दूसरे से संबंध, इसी पे पूरा ये आंसर ही है। इसमें एक उदाहरण है प्रोनोट पर टिकट का उदाहरण में दिया गया है कि ए ने बी पर यह दावा किया कि उसने प्रोनोट लिख करके ए से 500 रुपया ऋण लिया और दिया नहीं। अब ए प्रोनोट न्यायालय में दाखिल करता है और उस पर टिकट नहीं है। अब यहाँ जहां तक सुसंगति का प्रश्न है, प्रोनोट सुसंगत होगा पर साक्ष्य के रूप में गाह नहीं होगा, क्योंकि बिना टिकट लगा प्रोनोट साक्ष्य तो गाह है ही नहीं, बिना टिकट के उसको माना ही नहीं जाएगा। ये एक उदाहरण है। इसीलिए किसी भी तथ्य का सुसंगत होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जरूरी है कि उस तथ्य में दिया गया जो भी साक्ष्य है वो ग्रहण करने योग्य है, वो गाह हो। और गाह कब होगा? जब वो धारा 4 से 50 तक के अनुसार सुसंगत माना जाएगा तब। अब चलते हैं धारा 4 से 50 में ऐसा क्या है जिसके आधार पर पूरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सुसंगतता, तथ्यों की सुसंगतता डिसाइड होती है। तो इसमें सबसे पहले है धारा 5, जिसमें अवसर के बारे में बताया गया। ये मैं आपको कीवर्ड्स ही बस बता रही हूँ। फिर अवसर क्या होता है कि घटना होने का अवसर देना ही घटना का कारण बनता है। कैसे इसको समझेंगे? मान लीजिए कोई लड़की है जिसका रेप हुआ है, तो लोग क्या कहते हैं कि अगर लड़की जो है वो घर पे अकेली थी इसलिए ये घटना घटी, तो क्या हुआ? लड़की ने घटना घटने के लिए, बलात्कार होने के लिए अवसर दिया। पर ये बहुत गलत एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या घर पे रहना, अकेले रहना बलात्कार के लिए निमंत्रण देता है? बिल्कुल भी नहीं। एक इसका दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आप कोई रेल यात्रा करने जा रहे हैं और रेल यात्रा के समय आपने ढेर सारे अपने घर के गहने वहने रख करके जर्नी शुरू की है, और स्कैनिंग के दौरान रेल यात्रा में सामान के अंदर की चीजें दिख जाती हैं और आपका वो सामान चोरी हो जाता है। तो बेसिकली आपने चोरी करने का ये अवसर दिया। रेल यात्रा के समय भारी गहने लेकर के जाने से आपने क्या दिया? चोरी करने का अवसर दिया। यानी कोई भी घटना होने का अवसर देना घटना का कारण बनता है, और ये है धारा 5 में। तो अब कारण क्या होता है कि ऐसी परिस्थिति जो अपराध होने का कारण बनते हैं, उसमें से ये एक परिस्थिति एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं। अब इसमें एक वाद भी आप लिख सकते हैं। ये वाद है आर बनाम रिचर्डसन विल्स का, जिसमें जिस समय लड़की की हत्या की गई थी उस समय वो घर पे अकेली थी, सुसंगत था, क्योंकि इससे हत्यारे को अवसर मिल गया उसकी हत्या करने का। ये एक वाद है, आप लिख सकते हैं। अब दूसरा कीवर्ड है जो 4 से 50 में दिया गया, वो है हेतुक। हेतुक है धारा 6 में। अब हेतुक क्या होता है? पहले तो इंग्लिश में अगर आप बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा कि हेतुक का मतलब क्या होता है। मोटिव। हेतु जो मतलब होता है मोटिव। तो वे तत्व सुसंगत होते हैं जिनसे किसी कार्य को करने का मोटिव प्रतीत होता है। किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए जो शक्ति प्रभावित करती है उसे ही हेतु कहा जाता है। जैसे ख की हत्या के लिए क ने विचार किया, ऐसा सोचा कि उसकी हत्या की जाए, यानी उसने मोटिव डिसाइड कर लिया। तो क ने ग की हत्या की और ख इस बात को जानता था कि गौ की हत्या की, क्योंकि उसके मन में ये विचार चल रहा था, ऑलरेडी पहले भी धमकी दे चुका था, यानी मोटिव पहले से क्लियर हो चुका था। इसी को बोलते हैं हेतुक, जो कि धारा 6 में दिया गया। दो व्यक्ति के बीच की बात रिकॉर्ड हो जाती है और अगर आप सुन लेते तो आपको उनका मोटिव पता चल जाता है। अब जब मोटिव पता चल गया तो उसके बाद अगला कीवर्ड अपने आप हो जाता है कि प्रभाव और उसका परिणाम भी जरूर होगा। तो प्रभाव और परिणाम, इसमें आप हेतु में एक वाद भी लिख सकते हैं। आर बनाम रिचर्डसन के मामले में कहा गया कि मृतक लड़की के गर्भ में जो बच्चा था
अभियुक्त उसका पिता था तो सुसंगत था, क्योंकि वह उस लड़की से छुटकारा पाना चाहता था, ये उसका हेतु था, ये उसका मोटिव था, इसीलिए उस लड़की का मर्डर हो गया। ठीक है, तो अब इसका चलते हैं इसके परिणाम में। लेकिन परिणाम में जाने से पहले एक तैयारी होती है, प्रिपरेशन होती है। साधारणतः कोई भी मोटिव जो होता है उसके पीछे कोई एक प्रेरणा होती है। मान लीजिए जैसे कोई किसी के पेट में बच्चा आ गया और जिसका बच्चा है वो ऑलरेडी शादीशुदा है, तो उस बच्चे को जन्म लेने से पहले वो चाहेगा उस लड़की को मार दे, क्योंकि उससे उसकी फैमिली लाइफ बर्बाद हो सकती है। तो मारने के लिए वो पूरी तैयारी करेगा, क्योंकि उसको ये पता है कि कोर्ट उसी पे डाउट करेगी। तैयारी करने में वो संसाधन जुटाएगा, उसकी प्लानिंग करेगा, उसको कैसे एग्जीक्यूट करेगा, उससे रिलेटेड हो सकता है कुछ लोगों को भी अपने अपराध में शामिल करे। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है ना, ये तैयारी होती है। तो और इसके अलावा इसका एक और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। मान लीजिए है कि कोई दस्तावेज की वसीयत है या नहीं है, कोई दस्तावेज है, किसी का लिखित नोट मिला है। अब कुछ लोग उसको वसीयत मानते हैं, कुछ लोग उसको वसीयत नहीं मानते हैं। तो वसीयत के कुछ ही समय पहले ए ने अपनी संपत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसने जिसकी डेथ हुई उसका एक लिखित दस्तावेज मिला और पता चला कि कुछ दिन पहले ही ए ने उससे उसकी पूरी संपत्ति की जानकारी ली थी और उसके बाद उस आदमी का मर्डर हो गया। तो इससे क्या हो गया, इसका मतलब इस बीच उसने तैयारी की बी की हत्या करने का, चाहे वो जहर दे करके, चाहे नेचुरली रोज उसको ड्रिंक में जहर मिला मिला के दे करके मारा, लेकिन उसका मोटिव क्लियर था, उसने तैयारी की। और जो रिटन नोट मिला है वो एक वसीयत नहीं, बस एक रिटन नोट है। तो ये उसका क्या हो गया, प्रभाव और परिणाम हो गया। यानी प्रत्येक तथ्य प्रभाव जरूर छोड़ते हैं। कोई भी तैयारी हो रही है, कोई भी तथ्य हो रहा है, उसको कोई ना कोई प्रभाव जरूर होता है। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और लोग कहते हैं कि आत्महत्या के कारण हुई या हत्या से हुई है। इसमें एक केस है या वाद है आर बनाम डोनेलर का। इसमें मृतक की माँ को रोज दवा की जगह जहर दे देकर धीरे धीरे उसको मारा गया। ये हुआ उसका परिणाम, तथ्यों के पीछे का परिणाम। अब इसके बाद आता है आचरण। तैयारी हो गई, अब कंडक्ट की बात है। तैयारी के बाद परिणाम भी हो गया, लेकिन अब आता है कंडक्ट। तो घटना के पूर्व या पश्चात होने वाला दोनों ही चीजें। आचरण आता है धारा 6 में। ये घटना के पहले जो उसका आचरण है, घटना के बाद जो उसका आचरण है, दोनों ही जो है वो साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में आचरण को सुसंगत बनाती है। तो आचरण सुसंगत बनाने के पीछे का कारण यह है कि व्यक्ति को दोषी मन को प्रकट करता है कि वो उसका मन कितना दोषी है। अब धारा 6 में जिन व्यक्तियों का आचरण सुसंगत माना गया वो क्या है, एक तो जो कार्रवाई के पक्षकार होंगे, और दूसरा पक्षकारों के एजेंट होंगे, और तीसरा जो पीड़ित व्यक्ति है उसका आचरण होगा। यानी तीनों का आचरण इंक्लूड होगा, वो देखा जाएगा। पर ऐसे आचरण का विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करने वाला होना जरूरी है। मतलब जो भी उसका आचरण आप इफेक्ट देख रहे हैं, उसके चेंजेस, वो जो फैक्ट दिए गए उससे लिंक हो पा रहा है कि नहीं। बाकी हर आचरण पे जोर दिया जाएगा तब तो निष्कर्ष निकाला ही नहीं जा सकता ना। अब प्रश्न ये है, जैसे कि आप कोई एक एग्जाम्पल तौर पे मान लीजिए, इसमें एक वाद है बसंती बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का। इसमें कहा गया कि अभियुक्त से जब मृतक के शव छिपाने के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि गांव छोड़कर वो चला गया था, उस समय वो था ही नहीं। तो उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि अभियुक्त का ऐसा आचरण उसे दोषी होना सिद्ध करता है कि उसने सीधे सीधे जवाब दे दिया कि वो तो गांव में था ही नहीं। इसके पीछे का कुछ भी, तथ्यों के पीछे के पूरा वो जो फैक्ट कनेक्टिविटी नहीं बताया। इससे धारा 6 के अनुसार उसका आचरण ही बताता है कि उसके तथ्य जो है वो सुसंगत नहीं है और अब उसको साक्ष्य देने की जरूरत है। ठीक है, अब वे कथन जो आचरण के साथ साथ हो और उसे स्पष्ट करने वाले भी हो, ये भी धारा 6 में कहा गया है। दूसरा, आचरण पर प्रभाव डालने वाला कथन। मान लो वो मौन हो गया है तो भी वो स्वीकृति दे रहा है कि वो झूठा है या गलत उत्तर दे रहा है, तो भी वो स्वीकृति दे रहा है। जैसे इसमें भी हम मौन द्वारा भी एक स्वीकृति वाला भी एक मामला देख सकते हैं। एक ऑस्ट्रेलियन मामला था, मेन बनाम मेम का। इसमें एक महिला ने बच्चे का पंजीकृत करवाते समय बच्चे के पिता का नाम और व्यवसाय पूछने पे कुछ भी नहीं बताया। न्यायालय ने कहा कि इसका अर्थ है या तो बच्चे का कोई बाप को नहीं जानती या बच्चे का जन्म जो है वो अधर्मज होना स्वीकार कर रही है। इसलिए उसका आचरण ही पता चलता है कि वो जार कर्म का सुसंगत साक्ष्य था, मतलब नाजायज बच्चा है। इसके साइलेंस होने से ये पता चलता है। इसमें ये केस आप, अगर आपको केस का नाम नहीं याद आए तो आप उदाहरण के तौर पर भी लिख सकते हैं। तो अब आचरण को आप समझ गए। इसके बाद आते हैं अभियुक्त के शिनाख्त परेड होती है। अब ये शिनाख्त परेड क्या होती है, तो ये जो शिनाख्त परेड होती है ये आपको जाना पड़ेगा। जैसे जब कोई गिरफ्तार होता है ना, तो गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त की जाती है। ये दिया हुआ है धारा 54 क में, वही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 54 में दिया गया है कि कोई व्यक्ति कोई अपराध करने के आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है तथा किसी अन्य व्यक्ति तथा व्यक्तियों द्वारा उसकी शिनाख्त ऐसे अपराधों के अन्वेषण के लिए आवश्यक समझी जाती है। जब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक उस पर रिसर्च कैसे होगा, अन्वेषण कैसे होगा। इसलिए गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त करना बहुत जरूरी है कि हमने सही व्यक्ति को गिरफ्तार किया है कि नहीं, किसी अपराध
रात को होने के बाद अभियुक्त की पहचान कराई जाती है। उसके लिए टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होता है, जिसको पहचान परेड कहते हैं, और पहचान होने के बाद ही उसकी शिनाख्त होती है। अभी जो पहचान परेड होती है वो भी एक साक्ष्य की तरह होता है, और कई बार साक्ष्य नहीं भी होता है। तो कई और तरीके भी होते हैं जिससे व्यक्ति की पहचान की जाती है। उसकी फोटोग्राफ, उसके बातचीत करने का ढंग, उसके सिग्नेचर, उसकी आवाज़, उसकी स्किन, उसकी ऊंचाई, उसका पहनावा, ये सारी जानकारी लेके, उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, वो कहाँ रहता था, वो कौन से धर्म का है, ये उसकी हड्डियों तक की जांच हो जाती है। हड्डियों का माप, गोलाई, ये सब चीज़ पहचान परेड के अंतर्गत आता है कि वो जो अभियुक्त है वो रिलेवेंट है कि नहीं, हमने गलत अभियुक्त को गिरफ्तार तो नहीं किया, क्योंकि वो भी एक तथ्य या एक साक्ष्य के रूप में वो रहता है। तो गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त की प्रक्रिया होती है, और अन्य तरीके से भी व्यक्ति की पहचान की जाती है। अब व्यक्ति की पहचान होगी तो अब उसने जो जुर्म किया उसकी स्वीकारोक्ति होगी, और स्वीकारोक्ति दी गई है धारा 15 से 21 तक और धारा 25 तक में दी गई है। इसमें स्वीकारोक्ति को परिभाषित किया गया। तो स्वीकारोक्ति की परिभाषा क्या है? स्वीकारोक्ति मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपने ये किया है, लेकिन इस पे पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है स्वीकारोक्ति पे, तो ये हम अगले क्लास में देखेंगे। बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि स्वीकारोक्ति मतलब आपने पूरा जो भी लिखा है उसको प्रस्तुत किया, उसको स्वीकार कर लिया, चाहे वो मौखिक दस्तावेज हो, मौखिक रूप से हो, या दस्तावेज हो, या इलेक्ट्रॉनिक हो, जो भी तथ्य हैं उसको आपने स्वीकार कर लिया, चाहे वो किसी भी परिस्थितिवश किया हो, या किसी दबाव में किया हो, या वकील के समक्ष किया हो, या किसी पक्षकार के समय किया हो, लेकिन अगर आपने स्वीकार कर लिया तो वो सुसंगत माना जाएगा, क्योंकि आपने स्वीकारोक्ति कर ली है, चाहे वो धमकी द्वारा स्वीकारोक्ति की हो। तो इसका डिटेल आंसर जो वो अगले क्वेश्चन में होगा। बेसिकली ये एक फॉर्मेट है, ये 6 कीवर्ड्स हैं जिनके आधार पर धारा 4 से 50 तो आपको आप सुसंगत तथ्य को डिफाइन कर सकते हैं। अवसर है, कारण है, हेतु है, प्रभाव, परिणाम, तैयारी, आचरण, अभियुक्त की शिनाख्त परेड और स्वीकारोक्ति। फिर लास्ट में आप लिस्ट में कंक्लूड करेंगे। अब आते हैं कि कंक्लूजन ऐसा क्या लिखें जो करंट से रिलेटेड हो, और साथ ही साथ कंक्लूजन जो है वो पॉजिटिव भी होना चाहिए। ऐसा क्या कंक्लूजन हम लोग लिख सकते हैं? तो इसमें अगर आप कंक्लूजन में आप तथ्य और साक्ष्य में अंतर करके कंक्लूड करते हैं तो एक अच्छा कंक्लूजन तैयार हो सकता है कि फैक्ट्स जो होते हैं ना, जिसका कि अस्तित्व है या जिसका मनुष्य को ज्ञान है, जो भी चीज़ें दिख रही है वो सब फैक्ट है, लेकिन जब वो एक साधन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है न्यायालय के पास निर्णय के लिए, तो वो क्या हो जाता है? वो साक्ष्य हो जाता है, एविडेंस होता है। फैक्ट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, सकारात्मक नकारात्मक दोनों, और एविडेंस जो है वो मौखिक होते हैं या दस्तावेजी होते हैं। फैक्ट जो है वो आपके मानसिक रूप से भी आप दे सकते हैं, जबकि साक्ष्य जो मानसिक रूप से आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो एविडेंस नहीं माना जाएगा। इस तरह से अंतर स्पष्ट करते हुए आप दीजिएगा कि कोई भी तथ्य जो होता है वो सब एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और जब तथ्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं तो ऑटोमेटिक वो साक्ष्य बन जाते हैं, और साक्ष्य और तथ्य दोनों ही न्यायालय के निर्णय में अहम भूमिका निभाते हैं। और इस तरह से आप कंक्लूजन में 1-2 लाइन अपनी तरफ से ऐड करिएगा। आपको क्या लगता है इसमें कंक्लूजन क्या देना चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और बाकी की क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है, उसको जा करके देखिएगा। और अगर डेली क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट देखनी है, वो भी बिना पैसे खर्च किए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा।